हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में बात करने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की, नॉन अलायंस मूवमेंट की। तो पूरा हम लोग डिटेल से इसका स्टडी करने वाले हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले अर्थ, कारण, इसकी उपलब्धियाँ और इसकी असफलताएं और जो चुनौतियां हैं वर्तमान में जो भी मौजूद है उसे हम लोग देखेंगे, और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन सारे पहलुओं को हम लोग बारी बारी से फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए ही कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए, अगर अर्थ की यहाँ पे बात की जाए तो देखिए उस समय जो भी नव स्वतंत्र जो देश दो ध्रुवीय राजनीति से अपने आप को अलग करते हुए विश्व शांति प्लस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई। और उसी अभियान का, ठीक है ध्यान रखिएगा, उसी अभियान का कहीं न कहीं जो ये हिस्सा था गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जिसके वजह से इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना गया। तो उस समय का जो कंटेंट्स क्या था, तो जिसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप लोग पता है कि जो कोल्ड वार की जब शुरुआत हुई थी तो पूरी तरीके से विश्व दो ध्रुवों में पूरी तरीके से बट गया था, प्रथम और द्वितीय। फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कैपिटलिस्ट कंट्री मौजूद थी जिसका नेतृत्व यूएसए के द्वारा किया जा रहा था। दूसरी तरफ अर्थात सेकेंड विश्व की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री मौजूद थी यहाँ पे, जिसका नेतृत्व यहाँ पे यूएसएसआर के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन थर्ड, ठीक है, जो विश्व की जो अवधारणा आई इसी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, थर्ड विश्व की भी अवधारणा यहाँ पे बिल्कुल आ चुकी थी। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी, ठीक है, आप लोगों को कराया हुआ था। तो अब देखिए, अब इस थर्ड वार, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड जब यहाँ पे सामने आ गया तो सबसे समस्या यही थी कि ये अपने आप को ये लोग स्टेबलाइज कैसे करें, क्योंकि जब दो बड़ी शक्तियाँ मौजूद हैं यहाँ पे और दोनों शक्तियाँ की जो मंशा है, जो इच्छा है, यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक देशों को अपने में शामिल करें। तो उस समय इनका अपने आप में एग्जिस्टेंस रखना एक बहुत बड़ी बात थी इन नौ स्वतंत्र देशों के लिए। इसीलिए इनके द्वारा न तटस्थता न पूर्ण निष्क्रियता की नीति को अपनाया गया। अर्थात कहने का एसेंस क्या है यहाँ पे कि जहाँ से जितना हमें मिल सके, अगर यूएसए उस समय अच्छा खासा यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक्स प्लस जो टेक्निकल, ठीक है, जो भी इनके पास जो साधन थे बहुत बेहतरीन हो चुके थे, उसी प्रकार से यहाँ पे यूएसएसआर के पास भी अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए, टेक्निकल, ठीक है, तकनीकी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत संपन्न देश थे। और ऐसे में यहाँ पे अब जो नौ स्वतंत्र जो देश आ रहे हैं बिल्कुल गरीब है, देखिए, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के रूप में उस समय जो देश मौजूद थे, इनके पास देखिए रिसोर्स तो मौजूद था, लेकिन इस रिसोर्स का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, किस प्रकार से दोहन किया जाए, ये तो इनको पता ही नहीं था। तो सबसे इनके पास चैलेंज यही था, ठीक है, कि पूरी तरीके से इनसे हम तटस्थ भी अलग नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं, ना पूरा का पूरा, ठीक है, निष्क्रिय यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो टारगेट यही होता था, जो इनका लक्ष्य था कि हमें कैपिटलिस्ट से भी सहयोग लेना है, कम्युनिस्ट से भी यहाँ पे सहयोग लेना है और इसी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा। सदैव सही के पक्ष में इन्होंने बात करते हुए, ठीक है, उस प्रथम विश्व द्वितीय विश्व में खासकर इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की अवधारणा को पूरी तरीके से प्रस्तुत किया, जो उस समय शीत युद्ध के दौर में कोई छोटी बात नहीं थी। बांडुंग सम्मेलन 1955 में जब हुआ यहाँ पे इंडोनेशिया में, तो उसी समय इसकी औपचारिक शुरुआत यहाँ पे मानी गई, ठीक है, उस समय शुरुआत हो गया, लेकिन पूरी तरीके से फंक्शन करना शुरू किया 1961 में बेलग्रेड में आके, ठीक है, सर्बिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, बेलग्रेड में। यहीं पे आके लगभग 25 जो कंट्री थे इसके मेंबर बन गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो येलो कलर है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहीं पे रेड कलर है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की हम लोग बात करें तो इसी को फर्स्ट,
ठीक है, वर्ड के रूप में जाना गया। येलो कलर की अगर हम लोग बात करें तो इसको सेकेंड वर्ड के रूप में जाना गया, और यहाँ पे जो रेड कलर है इसी को थर्ड वर्ड के रूप में जाना गया। यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट वर्ड की बात करें तो नाटो एक बहुत बड़े संगठन में रूप, ठीक है, उभर के आया हुआ था। और सेकेंड यहाँ पे जो विश्व की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वारसा, ठीक है, वारसा जो एक बहुत बड़े संगठन के रूप में भी उभर के सामने आया था। और उसमें यहाँ पे जो ये रेड जोन है पूरा का पूरा, इसमें अधिकतर आप देख सकते हैं एशियाई प्लस अफ्रीकी जो कंट्री मौजूद हैं, इनको उस समय स्टेबलाइज करना इनके लिए खुद कोई छोटी बात नहीं थी। फिर भी इन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज किया। उस समय के अगर संदर्भ में देखें तो वाकई में काबिले तारीफ है। अब बात की जा रही है यहाँ पे अपनाने के कारण क्या था, यहाँ पे क्यों इसे अपनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है यहाँ पे वैचारिक विभाजन की राजनीति में न पड़ना, क्योंकि ऑलरेडी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा है, पूंजीवादी वर्सेस जब साम्यवादी विचारधाराओं से, ठीक है, पूरी तरीके से अलग रहकर इन्होंने अपने पहचान को बनाए रखना कि ना हमें इधर बहुत झुकना है, ना हमें यहाँ बहुत अधिक झुकना है। तो अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना उस समय अपने आप में एक चुनौती थी, जो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे पूरी तरीके से सफल बनाया। दूसरा कारण है यहाँ पे सैनिक संधियों से ना बंधने की इच्छा। आप अब खुद रियलाइज कर सकते हैं कि उस समय जो शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था, सपोज करिए कि अगर कोई भी कंट्री अगर कैपिटलिस्ट की तरफ शामिल हो रहा है, कम्युनिस्ट की तरफ शामिल हो रहा है, तो उस शीत युद्ध के दौरान, ठीक है, उसको काफ़ी हद तक अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाना पड़ता बेफालतू, ठीक है। जब ये नवनिर्मित जब देश हैं तो ये किस में ध्यान देंगे? अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, अपने लोगों को, ठीक है, मतलब भरपेट भोजन है, सबका भोजन मिल जाए, शिक्षा, जो भी आजीविका के साधन है, बुनियादी ढांचा है, उस पर ध्यान देंगे। तो ये भी एक समस्या थी। इसीलिए शीत युद्ध के दौरान नाटो एवं वार्सा संधि से इन्होंने अलग रहने का पूरी तरीके से प्रयास किया। कारण यही था कि अगर हम इसमें अगर पढ़े तो हमारी बची खुची जो भी जमा पूंजी है, हमारे पास रिसोर्स है, उसका हमको सशक्तिकरण पर पूरी तरीके से खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की इच्छा, ठीक है। तो राष्ट्रवादी भावना का, ठीक है, जिन देशों ने उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त की थी, उनके लिए आवश्यक था कि वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, अपनी सोवरेनिटी को बनाए रखें, और यह स्वतंत्रता गुटिया राजनीति में भागीदारी से पूरी तरीके से बाधित हो देती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी जो भी देश है यहाँ पे नॉन अलायंस मूवमेंट का, अगर इन दोनों, ठीक है, पक्षों में किसी एक की तरफ भी झुकता तो शायद उसकी जो सोवरेनिटी की मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी विदेश नीति पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाती, इनका प्रभाव रहता ही रहता। नेक्स्ट यहाँ पे तृतीय विश्व युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि उस समय जो शीत युद्ध का जो दौर था, इस प्रकार से, ठीक है, एक उष्ण वातावरण का जो माहौल बन चुका था कि ऐसा लग रहा था कि कब पता नहीं यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा कब भिड़ंत हो जाए। तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना पूरी तरीके से बढ़ रही थी। इसीलिए शीत युद्ध को एक तृतीय विश्व युद्ध के, ठीक है, रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ये शांतिवर, ठीक है, वैश्विक वातावरण की इच्छा रखते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनका इतना लंबे समय तक शोषण हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ऑलरेडी उस, ठीक है, ये लोग झेल चुके थे। तो अब तृतीय विश्व युद्ध की ये परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमें अपने आप को, ठीक है, बेहतर, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक गतिविधियों को पूरी तरीके से बेहतर बनाना है। चौथा यहाँ पे नेक्स्ट जो कारण है, यहाँ पे फिफ्थ कारण है यहाँ पे विश्व शांति एवं सहयोग के लिए, क्योंकि सामाजिक आर्थिक चीज़ों को इनको बेहतर करना था पूरी तरीके से, और इन दोनों को बेहतर करने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल इशू को, जो भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप था इंटरनेशनल स्तर पे बहुत बेहतर करना था, ठीक है। तो इसके आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, राजनीतिक संबंध को बेहतर करना। आज के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, पॉलिटिकल पे अगर आपका कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस देश पे आपका इकोनॉमिक हो गया, सोशली हो गया, ठीक है, इन दोनों पे भी कंट्रोल रहने का जो चांसेस है सबसे अधिक हो जाएगा।
बेकार के जगहों पर खर्च करने से पूरी तरीके से ये लोग बच रहे थे, ठीक है। और इनके बजाय इनको यही लगता था कि भाई हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे, इसीलिए इनके द्वारा गुट निरपेक्षता को अपनाया गया। दूसरा है यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे तकनीक एवं आर्थिक सहायता की आवश्यकता को लेके, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के पास, ठीक है, तृतीय विश्व के पास यहाँ पे जो भी कंट्री मौजूद थे, चाहे अफ्रीकन हो चाहे एशियाई कंट्री हो, इनके पास संसाधन तो बेहतर था, ठीक है, इनके पास संसाधन तो बेहतर था, लेकिन इन संसाधनों का किस प्रकार से दोहन किया जाए। आज भी देखिए भारत कुछ हद तक दोहन कर लेता है, उपयोग कर लेता है, लेकिन अफ्रीकी देश आज भी देखिए उनके पास एक उन्नत तकनीकी प्रणाली नहीं होने की वजह से वे अभी भी बहुत पीछे हैं, लीस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में मौजूद है। तो इसीलिए इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई जो भी पूंजीवादी है, साम्यवादी है, हमें इनसे लाभ लेना है, ठीक है, तकनीक के रूप में दोनों कंट्रियों से यहाँ पे लाभ लेना है। अगर किसी एक की तरफ अगर झुक गए तो हो सकता है कि दूसरा वाला लाभ हमें ना मिले। तो बैलेंस बना के चलना है, बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच को अपनाते हुए इन दोनों से हमें लाभ लेना ही लेना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ उपलब्धियों की इसकी, ठीक है, कि वर्तमान में, ठीक है, या फिर उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या हो सकती है। जैसे कि गुटबंदी के चंगुल से बचाना, कि भाई ना हम, ठीक है, यूएसए की तरफ रहेंगे ना यूएसएसआर की तरफ रहेंगे, तो हमें गुटबंदी से, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है, बच जाएंगे। और इसमें लोग, ठीक है, सफल भी हुए। मुक्ति संग्राम का यहाँ पे समर्थन किया गया, एशिया एवं, ठीक है, प्लस अफ्रीका के देशों में चल रहे मुक्ति संग्रामों का समर्थन किया गया। फलतः औपनिवेशिक शक्तियों को, इतनी बड़ी संख्या वाले देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले आवाज़ को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा कि बचा कुचा जो भी देश हैं उन्हें भी हमें आज़ाद करना पड़ेगा। तो इनका रोल था। देखिए अब संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ कंट्री यहाँ पे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि इंटरनेशनल स्तर पे, ठीक है, इनकी महत्वता भी बढ़ जा रही है। निःशस्त्रीकरण, ठीक है, पूरी तरीके से इस पे फोकस दिया गया। विश्व शांति एवं सुरक्षा पे बल यहाँ पे पूरी तरीके से दिया गया, और इनके द्वारा बोला गया जितना अधिक से अधिक हो सके इसको, ठीक है, बढ़ाना है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है, प्रथम प्रायोरिटी देना है। साम्राज्यवाद एवं रंग भेद की समाप्त की नीति में यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से भूमिका निभाई, ठीक है। जैसे कि साम्राज्यवाद हो गया ब्रिटेन का, ठीक है, पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल कर लिया गया। रंग भेद, ठीक है, साउथ अफ्रीका वगैरह में काफ़ी ये जो घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही थी, रंग भेद, ठीक है, साउथ अफ्रीका में था, अमेरिका में ले लीजिए, वहाँ पे कंट्रोल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुटता का यहाँ पे पूरी तरीके से प्रदर्शन किया गया, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में जैसे कि WTO में खासकर व्यापारिक, ठीक है, गतिविधियों के लेके काफ़ी हद तक इनके द्वारा स्पेशल, ठीक है, पैकेज की मांग की गई, स्पेशल छूट, स्पेशल रिलीफ की मांग की गई। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि WTO के मंच से, ठीक है, जो भी एक नए देश के रूप में उभर रहे हैं या फिर उस समय थे, एक लेबर, ठीक है, श्रमिकों की संख्या इन लोगों के पास सबसे अधिक होती थी। इसीलिए इन श्रमिकों को साथ जो भी मानव के आधार पर विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों ने व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को सफल होने पूरी तरीके से नहीं दिया। उत्तर दक्षिण संवाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डेवलपिंग, ठीक है, वर्सेस, ठीक है, डेवलपिंग वर्सेस यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे, ठीक है, डेवलप्ड, विकास, सॉरी, डेवलप माने विकसित, ठीक है, विकसित वर्सेस यहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे संवाद की जा रही है। दक्षिण संवाद यहाँ पे डेवलपिंग या डेवलपिंग लिस्ट डेवलपिंग कंट्री के बीच यहाँ पे एक संवाद जो चल पड़ा, ठीक है, जिसके वजह से इन्होंने अपने आप को उस अंतर्राष्ट्रीय मंच में, ठीक है, पूरी तरीके से स्थापित किया। अब इसकी कुछ हम लोग बात करते हैं असफलताओं को लेके। तो ध्यान रखिएगा, गुटनिरपेक्ष देशों ने अगर देखा जाए वर्तमान में तो किसी न किसी रूप में, ठीक है, कोई न कोई गुट को यहाँ पे स्वीकार ही लिया है। जैसे कि अगर भारत की बात करें
तो भारत ठीक है नेहरू के समय जो एक कहीं न कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा था, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था ठीक है भारत ठीक है, अर्थात उस समय कांग्रेस पार्टी का नेहरू का जो ठीक है, तो अधिकतर अगर झुकाव देखा जाए तो यूएसएसआर की तरफ अधिक था ठीक है। इंदिरा गांधी के समय भी यूएसएसआर की तरफ झुकाव अधिक माना जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है ओपन एंड ठीक है सट टाइप का यहाँ पे मामला था, यूएसए की तरफ पूरी तरीके से झुका था। कहने का एसेंस क्या है यहाँ पे कि उस समय अगर देखा जाए तो कोई भले इस नॉन अलायंस मूवमेंट में ठीक है लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लोग किसी न किसी कंट्री की तरफ जरूर यहाँ पे झुके ही थे। जैसे कि क्यूबा को ले लीजिए ठीक है, क्यूबा कैरेबियन द्वीप में स्थित एक जो ठीक है अमेरिका का एक पड़ोसी देश के रूप में मौजूद है, वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में ठीक है क्यूबा ठीक है, ध्यान रखिएगा, साम्यवादी कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में पूरी तरीके से सामने आया। सैन्य संगठन में शामिल देश भी अतिथि के रूप में तृतीय विश्व में धीरे धीरे शामिल होने लगे। अब जिनके पास भी सैनिक एक्टिविटी अधिक थी, ऑलरेडी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के समय में या तो सोवियत संघ या तो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, फिर भी इनको गेस्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल किया, जैसे कि फिलीपींस हो गया ठीक है। इसके अलावा रोमानिया, पुर्तगाल ठीक है, पुर्तगाल, इन सबको अतिथि देश का दर्जा देकर पिछले दरवाजे के रूप में ठीक है, पिछले दरवाजे से इनको एंट्री दे दिया गया कि आओ भाई तुम भी इस नॉन अलायंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। तो कहीं न कहीं देखिए अब इसकी जो प्रासंगिकता थी थोड़ी सी तो कमज़ोर यहाँ पे होगी ही होगी। मौखिक बहुत सारा घोषणाएं हुई ठीक है, और व्यवहारिक स्तर पर कार्य यहाँ पे हुआ ही नहीं। आए ठीक है, बहुत सारी घोषणाएं हुई, ये कर देंगे फला 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 ठीक है, लेकिन उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे किया नहीं गया। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नवीन चुनौतियों के लेके ठीक है। तो देखिए अब जो भी यहाँ पे विकसित राष्ट्रों के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कमज़ोर देशों को अपने पक्ष में करना ताकि ये हमारे अधीन रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहलू था। जो भी यहाँ पे उस ठीक है शीत युद्ध के दौर में अमेरिका फिर सोवियत संघ ये हमेशा यही चाह रहे थे कि भाई जितना अधिक से अधिक हो सके इन 9 स्वतंत्र देशों को अपने अंडर कंट्रोल में करना है, ताकि यहाँ पे हम लोग ठीक है पूरी तरीके से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकें। तेल के उत्पादन एवं कीमत पर इनके द्वारा कहीं न कहीं ठीक है नियंत्रण लगाकर विकसित राष्ट्रों के स्वार्थ पूर्ति के प्रयासों को यहाँ पर रोका गया। वस्तुतः विकसित राष्ट्र तेल के अपने यहाँ मौजूद स्रोतों का दोहन न करके खाड़ी देशों के तेल उत्पादन का प्रयोग करते हैं और तेल के मूल्य में ठीक है कृत्रिम वृद्धि करके खुद अपने आप वृद्धि करके विकासशील राष्ट्रों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ाकर इनके आर्थिक सामाजिक विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। तो इस पे इनके द्वारा ठीक है प्रयास किया भी गया और ये अभी चुनौती के रूप में भी मौजूद है, क्योंकि ओपेक वगैरह ठीक है, ओपेक हो गया, ब्रेंट ऑयल ठीक है, टेक्सास वाला ऑयल जो पेट्रोल है अभी वर्तमान में खूब चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का पूर्ण उपयोग ठीक है, परमाणु ऊर्जा का पूर्ण उपयोग ठीक है कहीं न कहीं ऊर्जा के रूप में ठीक है नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इसके प्रयोग करने पे बल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करना, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति यहाँ पे जागरूकता को बढ़ाना ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करना कि जो भी यहाँ पे तुम लोगों की वजह से ठीक है अर्थात विकसित राष्ट्रों की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी सबसे पहले यहाँ पे 18वीं-19वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल उद्योग हुआ है ठीक है, तो भाई इसका मैनेजमेंट भी करना है और इसमें हम लोग साथ देंगे, अपनी जिम्मेदारियों से लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, आज भी है। ऊर्जा संकट का समाधान यहाँ पर ढूंढने का प्रयास किया गया। विकास और बढ़ते उग्रवाद के बीच समाधान को भी यहाँ पे ढूंढने का प्रयास किया गया। अब लास्ट में यहाँ पे है प्रासंगिकता ठीक है, इसका बिना तो कुछ ठीक है सारा का सारा टॉपिक पढ़ना ही आप लोगों को बेकार है। तो देखिए जब भी इसकी प्रासंगिकता की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा इसके पहलुओं को देखने का प्रयास करें, वर्तमान में जो चल रहा है उसे देखने का प्रयास करें। तो अगर इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो देखिए वस्तुतः
शीत युद्ध के दौरान गुटिया राजनीति से अलग रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ था उस समय जो हुआ था। और जबकि सोवियत संघ का पूरी तरीके से विघटन हो गया, द्वितीय विश्व कप जब विघटन हो गया तो गुटिया राजनीति और शीत युद्ध की पूरी तरीके से समाप्ति हो गई। तब ऐसा माना गया कि जैसे ही ये शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है, तब गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व नहीं रहा। दूसरी आधार पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ठीक है, पूरी तरीके से बोला गया कब ये बेकार हो गया, अप्रासंगिक हो गया। समझने का प्रयास कीजिए कि द्वितीय गुट का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश था यूएसएसआर था, जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट, ठीक है, और कहीं न कहीं कम्युनिस्ट की जो विचारधारा पे आधारित था, गरीबों की सरकार, ठीक है, इसको माना जाता है। और तृतीय गुट यही तो थे, इसीलिए अधिकतर तृतीय गुटों को जो झुकाव था, ठीक है, इन्हीं के प्रति था। लेकिन जब इनका ही खुद विघटन हो गया 1990-91 में, आगे चल के देखेंगे हम लोग, जब गोर्बाचोव के नेतृत्व में सोवियत संघ का विघटन कर दिया गया, तो फिर धीरे धीरे बोला गया कि अब इनको शरण कौन देगा, ठीक है, अब इनका जो झुकाव कहाँ होगा। तो इसीलिए माना गया कि बिल्कुल बेकार हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ में सोचने की बात है कि यह बात ठीक है कि शीत युद्ध यहाँ पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो समाप्त हो गया है, लेकिन ठीक है, जो नाम का जो उद्देश्य था, नॉन अलायंस मूवमेंट का जो उद्देश्य था, अभी भी पूरी तरीके से जीवंत है। यही बताने की ज़रूरत होती है एग्जाम में। वस्तुतः आंदोलन ने, ठीक है, तृतीय विश्व के देशों के साथ सामाजिक आर्थिक विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, साथ ही विश्व शांति का लक्ष्य का निर्धारित किया था, वह अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो इनकम्प्लीट है। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन का बने रहना जरूरी है, ठीक है, और इसकी प्रासंगिकता को, ठीक है, हम लोग कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टी अगर, ठीक है, द्वितीय विश्व अगर कमजोर पड़ गया, ख़त्म हो गया, तो तृतीय गुट कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व कर सकता है यहाँ पे, और अभी कर भी रहा है, जैसे कि नवोपनिवेशवाद के रूप में, ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के रूप में, ठीक है, निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, इसके अलावा आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई में, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं के समाधान में, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के संदर्भ में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो पहलू हैं अभी वर्तमान में मौजूद हैं, और उन पहलुओं को उठाने वाला देश यही तृतीय गुट, तृतीय विश्व के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी प्रासंगिकता को, ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है, अभी भी वर्तमान में ये मौजूद है, ठीक है, और उम्मीद है आगे भी रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा गुट निरपेक्ष आंदोलन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़, ठीक है, शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।